हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर को आज हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें कौन कौन से टर्म होते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सब लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन वीडियो होती है वो आपकी बेसिक होती है। अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम आने वाली जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आपको करने हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो जितना इंट्रोडक्शन है वो फुल फोकस होके आप लोग देखें और क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कॉपी पेन निकाल लीजिए। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे एक टर्म आता है एंगल ऑफ ए एलिवेशन, एंगल ऑफ ए डिप्रेशन, और एक आता है हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब होता है क्षैतिज तल। हिंदी में देखा जाएगा तो वो क्या बोला जाएगा, क्षैतिज। क्षैतिज तल या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब जिस हम लोग ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, तो अगर उस ग्राउंड लेवल के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन बनाया जाए, कोई प्लेन बनाया जाए, तो वही क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। या फिर हम जहाँ पे देख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हो गए हम अपनी आंखों से सामने देख रहे हैं, तो आंखों के सामने जिस स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन तो कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो एकदम सीधी है। स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम सीधी लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन होता है। और हॉरिजॉन्टल लेवल, जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल अलग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन से हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए एक ऑब्जेक्ट P पे है, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, P पे है, और कोई ऑब्जर्वर A से उस ऑब्जेक्ट P को देखता है। जैसे देखिए हम है कि एक चिड़िया उड़ रही है, एक बर्ड फ्लाई कर रहा है इन द स्काई। हम लोग उस बर्ड को देख रहे हैं, तो अपने सामने से आंख को कितना ऊपर घुमाए, और जहां से हम लोग आंख को घुमाना स्टार्ट किए वही क्या हो जाएगा हमारे लिए, हॉरिजॉन्टल लेवल। जैसे यहाँ पे था कोई ऑब्जर्वर, और एक यहाँ पे समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखता है, तो पहले ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो वो सामने देखेगा, तो सामने की तरफ ही क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। और फिर जिस तरीके से अपनी आंखों को ऊपर करेगा, जिस एंगल से वो आंखों को घुमाएगा, और यही क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ ए एलिवेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से ऊपर होता है, ऑब्जर्वर से क्या होता है, ऊपर होता है, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे, ये मेरा लाइन टेढ़ा हो गया है, इस तरीके से, तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल थीटा बना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और नीचे से ऊपर देखने में जितना एंगल हम लोग टर्न करते हैं, अपनी आंखों को जितना एंगल ऊपर नीचे ऊपर करते हैं, नीचे से जितना ऊपर करते हैं, वही क्या होता है, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया कि हम लोग किसी भी ऊपर वाली चीज़ें को, मतलब जो हमसे ऊपर रखी गई होती हैं, उनको देखने के लिए हम लोग जितने आँख को, मतलब अपने आँखों को ऊपर करते हैं, जितना डिग्री घुमाते हैं, जितना एंगल घुमाते हैं, और उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे होता है ना, आपकी नज़रों में कोई ऊपर उठ गया, आपकी नज़रों से कोई गिर गया। जब कोई ऊपर उठता है तो ऐसे समझिए, जब कोई आपकी नज़रों में ऊपर उठता है तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब कोई नीचे गिरता है आपकी नज़रों में, वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी समझिए यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया एक पोल है, एक क्या है, टावर हो गया, और इस टावर पे एक पर्सन बैठा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट नहीं, एक आदमी है या फिर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, और एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पे रखा हुआ है।
जो इस पोजीशन पे एक ऑब्जर्वर वो ऑब्जेक्ट है जो एट बी पे रखा हुआ है। अब देखिए जो ऑब्जर्वर ए पे है बी को देखिएगा, तो जब ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो अगर उसका जब यहाँ पे खड़ा होगा, जब पोल पे ऊपर खड़ा होगा तो पोल के सामने ऐसे खड़ा होगा ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल लेवल सामने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये बना हॉरिजॉन्टल लेवल। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना डिग्री वो नीचे की तरफ अपना सर करेगा या फिर आंख को करे, वही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। तो ये ऐसा घूमते 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 यहाँ पे आ जाएगा और इस तरीके से इसको देखेगा। तो जितना डिग्री ये घुमाया, अगर इसको फाई माने तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। तो ये था एंगल ऑफ ए एलिवेशन। जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ ए एलिवेशन बनता है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। क्लियर? नीचे से ऊपर देखना, ऑब्जर्वर नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर, तो एंगल ऑफ ए एलिवेशन। अब ऊपर से नीचे देखना, ऑब्जर्वर ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे, तो एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल, जिस देखिए अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसके आंखों के सामने का जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो प्लेन बनेगा, वही क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। और यहाँ पे है तो इस तरीके से क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये है एंगल ऑफ ए एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक एंगल ऑफ ए एलिवेशन पे, एक एंगल ऑफ ए डिप्रेशन पे, और कुछ क्वेश्चन दोनों को मिला के आते हैं। समझ में आया? अब उसको सॉल्व करना है। देखिए मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन आ गया कि इस तरीके से कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो पी पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जो पी पे रखा हुआ है, या फिर एक पोल है जिसकी हाइट जो है, जिसकी हाइट मान लेते हैं वो 10 मीटर है, 10 मीटर हाइट है। पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है। और वो जो ऑब्जर्वर है वो पोल के टॉप को देखता है और हॉरिजॉन्टल लेवल से 45 डिग्री एंगल बनाता है। 45 डिग्री क्या बनाता है, एंगल। हॉरिजॉन्टल जो ये पोल है, पोल के टॉप को देखता है ऑब्जर्वर और हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री बना के तब ना पोल के टॉप को देखेगा। तो कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री। इसका हाइट 10 मीटर और इसका ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो बताइए ये जो पोल है उसके बॉटम से और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। बॉटम तो ये हो जाएगा, अगर P है यहाँ पे B मान लेते हैं, तो टॉप ये हो गया, बॉटम तो ये हो गया। तो इसके बॉटम से ये जो ऑब्जर्वर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी हमको बताना है AB। क्या बताना है, AB बताना है। तो देखिए यहाँ पे AB को चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एंगल दिया है, ये पता है और ये पता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसका फॉर्मूला होता है, जहां पे एंगल का, देखो एंगल का तो यूज करना ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें ये दोनों इंक्लूड होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड। एक तो होता है tan और एक तो होता है cot, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये एंगल है तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखिए एंगल तो है दोनों में, सही है, परपेंडिकुलर आता है, बेस आता है, बेस आता है परपेंडिकुलर। क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर दिया है, एंगल दिया है, और tan 45 cot 45 की वैल्यू तो आपको पता ही है ना जी, कि नहीं पता है, वो भी 1 होता है। तो tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, और ये है अननोन साइड, तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अगर tan को यूज करते हैं तो tan हो जाएगा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, और इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 10। और ये जो हमको नहीं पता उसको राइट कर लेते हैं, AB राइट कर लेते हैं। क्लियर? तो tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 10 अपॉन AB, और फिर AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो 10 मीटर आएगा ना, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो इस तरीके से निकाल लिए। अब सोचोगे सर कॉट नहीं लगा है, आप तो tan लगा दिए। भैया कॉट भी लगा देते हैं। देखिए अगर cot 45 करेंगे
तब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस है ए बी और परपेंडिकुलर कितना है 10, और cot 45 की वैल्यू 1 और ए बी अपॉन क्या हो जाएगा 10, तो 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी, फिर भी ए बी ही आया ना, ए बी इक्वल टू कितना आया 10 मीटर आया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हो गया, नोन साइड अपॉन अननोन साइड, इक्वल टू टेग्नोमेट्रिक रेशियो। यहां पे क्या करते हैं, सुटेबल टेग्नोमेट्रिक रेशियो रखते हैं, टेग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी यही फॉर्मूला हमको लगाना है कि एक साइड पता हो, नोन साइड हमको पता हो और अपॉन में अननोन साइड कर दे, या फिर अननोन साइड अपॉन नोन साइड और इक्वल टू क्या हो टेग्नोमेट्रिक रेशियो। अब टेग्नोमेट्रिक रेशियो में सब टेग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होगा ना, जो सुटेबल हो, जो उस सिचुएशन के लिए सुटेबल हो। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये ना दे करके, ये ना पूछ करके आपसे पूछता है ये बताइए कि ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप लोग कैसे बताते हैं। अगर ए से लेकर पी तक पूछता तो आप हमको ये देखना होता किस टेग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर आता है, हाइपोटेनियस आता है। तो क्या बोलोगे आप, सर साइन में आता है, कोसेक में आता है, तो साइन और कोसेक को लगा देंगे। जब यहाँ पे जब ये पूछेगा, ये दिया है और ये दिया है और ये पूछ लेगा, तो क्या लगा देंगे, साइन का लगा देंगे। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर यानी पे साइन 45 डिग्री पहले रखते हैं, और परपेंडिकुलर है 10 और हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कहाँ गया पता नहीं है, तो वही तो निकालना है जी, तो AP हो गया। साइन 45 की वैल्यू अंडर रूट 2, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 इक्वल टू 10 अपॉन AP, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो रूट 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP इक्वल टू कितना आ जाएगा, AP इक्वल टू 10 रूट 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर सकते हैं ना, जो आपको सुटेबल लगे। जैसे ये दिया है, ये पूछा तो साइन लगा दिए, ये दिया था, ये पूछा तो tan लगा दिए, ये दिया हो, ये पूछे तो tan लगा दीजिए या फिर cot लगा दीजिए, ये दिया हो, ये पूछे तो साइन लगा दीजिए। तो इस तरीके से ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करना है जहां पे अगर एंगल दिया है तो एक साइड दिया है, तो जो नहीं पता है वो इंक्लूड आ जाए, यानी जो जो दिया है और जो पूछ रहा है वो इंक्लूड रहेंगे एक में ही, तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अपने आप नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। समझ में आया। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमको जो साइड पता है अपॉन जो नहीं पता है, या फिर जो नहीं पता है अपॉन जो पता है, इक्वल टू कोई सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम लोग जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और ये दोनों एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होते हैं, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से ही मेजर किए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल से मतलब आंखों के सामने, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट वहां पे देखना है, मेरा सर नीचे था ऐसे घुमा दिए, तो ऐसे नहीं, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल आंखों के जस्ट सामने, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से ही मेजर करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थे, मेरा सर ऐसा था, फिर मैंने ऐसे उठाया ऊपर देखा, तो बोलोगे सर मैंने तो 180 घुमा दिया एंगल। तो इस तरीके से नहीं करना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल, आंखों के सामने जो लेवल है वही हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से ही एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर किया जाता है। क्लियर, नोट कर लिए आप लोग। चलिए अब आते हैं अपने एक्सरसाइज जो है 9.1 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समझिए फर्स्ट को दिया है, एक सर्कस आर्टिस्ट, एक जो सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, वो क्या करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब करता है, चढ़ता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो क्या है टाइटली तना हुआ है,
एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। यानी एक है वर्टिकल पोल, देखिए एक हो गया वर्टिकल पोल, और ये जो क्या है, जो रोप है वो किससे बंधा हुआ है, टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, यानी कि एक वर्टिकल पोल के टॉप से बंधा हुआ है, टू द ग्राउंड, और कहाँ से बंधा हुआ है, ग्राउंड से। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ग्राउंड से जो है रोप जो है वो इस तरीके से बंधा हुआ है। तो समझ लीजिए ग्राउंड पे कोई पॉइंट हो गया ए, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए हो गया और ये पी। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको बतानी है ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी होगी, और दिया है इफ द एंगल मेड बाय द रोप, जो रोप जो है, जो ये रस्सी है वो ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल, यानी कि ये होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल को ही बोलते हैं ग्राउंड लेवल। तो ये जो रोप है वो ग्राउंड लेवल से कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री दिया है, और यहाँ पे चलिए बी मान लेते हैं। तो बताना है हाइट कितना होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एंगल पता है, थीटे की वैल्यू पता है आपको, ये पता है और ये पता करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा अप्लाई करेंगे, साइन अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर कोसेक को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, बीपी, और हाइपोटेनियस कौन है, एपी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू बीपी, बी से लेकर पी तक नहीं पता तो बीपी ही राइट करिए, और एपी कितना है 20, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इक्वल टू बीपी अपॉन में 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/2 इक्वल टू बीपी, और बीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा जी, 10 मीटर। यानी जो पोल की हाइट है वो कितने मीटर होगी, 10 मीटर। तो यहाँ पे जो आंसर है पोल की हाइट वो आ जाएगा 10 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्ट्रोम। एक जो ट्री है वो स्ट्रोम के कारण क्या होता है, टूट जाता है। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ पार्ट होता है वो बेंड हो जाता है, यानी कि घूम जाता है। ट्री देखिए टूटता है ना, जैसे कोई ट्री है टूटेगा तो ऐसे घूम जाता है, लटक जाता है। ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और इसका जो बेंड होता है तो वो बेंड होने के बाद जो ट्री का टॉप होता है वो ग्राउंड को क्या करता है, टच करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। और कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। ग्राउंड से कितना एंगल बनाता है, उसका जो टॉप है वो ग्राउंड से कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, यहां पे बिटवीन रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो फुट है यानी जहां पे खड़ा हुआ है उसका जो फुट मतलब समझ रहे हैं ना, पैर, जहां पे ट्री का पैर है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी फुट ऑफ द ट्री और जहां पे ट्री का जो टॉप है, जिस पॉइंट पे ग्राउंड को टच कर रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बताना है। तो बताना ट्री का हाइट कितना होगा। चलिए समझिए, हमारे पास एक ट्री था, ये क्या है, एक ट्री है। क्लियर। ये ट्री है और यही जो ट्री है वो स्ट्रोम के कारण समझिए यहां से टूट जाता है। यहां से क्या होता है, टूट जाता है, या फिर यही समझ लीजिए यहां से क्या होता है, टूट जाता है। तो टूटने के बाद इसका जो ये ब्रोकन पार्ट होगा वो ग्राउंड को टच करेगा। तो जो ब्रोकन पार्ट है, ये जो टूटा हुआ पार्ट है, टूटा हुआ, ये ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट को क्या करेगा, टच करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्लियर। ये ग्राउंड को टच कर दिया। ये जो पॉइंट है, ये जो टूटने के बाद ये जो होगा, ये क्या होगा, टॉप होगा।
ट्री का टॉप है और ये ग्राउंड को टच किया और ये ग्राउंड के साथ में एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री। क्लियर। देखिए पहले क्या था, एक ट्री था स्ट्रॉन्ग का टूटता हुआ है और ब्रोकन पार्ट जो होता है, जैसे ये ट्री है यहाँ से टूटा तो ब्रोकन पार्ट ग्राउंड को टच करने लगा और वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री। और ट्री के टॉप और ये जो ट्री है, देखो ये ट्री के टॉप और ट्री के फुट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर है। क्या है 8 मीटर है। क्लियर। तो बताना है ट्री का हाइट कितना होगा। क्या बताना है ट्री का हाइट, तो ट्री का हाइट समझिए, अगर यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ना, नेमिंग कर लीजिए अगर ये ए बी और ये सी हो गया। ट्री का हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक जो था वो एक्चुअल हाइट है ना। तो देखिए ट्री का हाइट मतलब ये लेंथ और जो टूट के ग्राउंड पे इस तरीके से है, उन दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ क्या आ जाएगा, ट्री आ जाएगा। तो पहले ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं जहाँ पे हमको पहले ये पता हो जाए और फिर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जहाँ पे हमको ये पता चल जाए। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हम लोग दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग करते हैं पहले के लिए इन ट्रायंगल जो ABC है उसमें लगाते हैं tan थीटा को। देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan वो एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे BC और अपॉन में AB और ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू BC और अपॉन में AB कितना है 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन में 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू 8/√3 मीटर। BC इक्वल टू कितना आ गया 8/√3 मीटर। क्लियर। ये आ गया BC हमारे पास। सही है। अब जब BC निकल गया तो इन दोनों का रेशियो का यूज करके हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, कॉस को यूज कर लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस। बेस कौन है AB, हाइपोटेनियस AC और कॉस थीटा कॉस 30, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू AB 8 है और AC कितना है जी, AC तो पता करना है हमको। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 डिवाइड में आ जाएगा √3। डिवाइड में क्या आ गया √3। अब इन्हीं दोनों लेंथ को ऐड करेंगे तो टोटल हाइट आएगा ना। हाइट मतलब कि ट्री कितना ऊंचा था ये बताना है हमको ना, कि अब नहीं कि टूटने के बाद ट्री कितना ऊंचा रह गया है। टोटल हाइट पूछा है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री का हाइट बताना है। ये टूटा हुआ हाइट है, पूरा हाइट तो ये और ये हो जाएगा। तो हाइट लिखेंगे, हाइट कितना आएगा, पहले था 8/√3 और दूसरा था 16 अपॉन में √3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो √3 हो जाएगा। 8 16 कितना हो जाएगा 24। रेशनलाइज कर देते हैं तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24√3 और 3√3 का मल्टीप्लाई 3 और ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। 8√3 मीटर ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इजी था। अभी जरूरी नहीं कि हर बार एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला यूज हो, एक फिगर में 2 यूज हो सकते हैं, 3 यूज हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना है। क्लियर, समझ में आया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। देखिए स्लाइड का मतलब होता है वो आप झूला झूले होंगे ना, जिसपे हम लोग सीढ़ी से चढ़ते हैं, बैठते हैं और वो स्लिप करके नीचे आ जाते हैं। तो ये जो झूला होता है इसी को बोलते हैं स्लाइड बोलते हैं। तो एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान करता है कि 2 स्लाइड लगाने हैं, किसी स्कूल वगैरह में 2 स्लाइड लगाने हैं, एक छोटे बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए। तो ये है क्वेश्चन। चलिए वो इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन
फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क, वो पार्क में लगाना चाहती है 2 स्लाइड को। एक दिया है फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, एक स्लाइड ऐसे बच्चों के लिए जिनका जो एज है वो 5 ईयर से क्या है, कम है। सी प्रीफर करती, वो प्रीफर करती है हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ ए 1.5 मीटर, वो ऐसे स्लाइड को प्रीफर करती है जिसका हाइट कितना हो 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ ए 30 डिग्री, और वो ग्राउंड लेवल से टू द ग्राउंड से कितना एंगल इंक्लाइंड करती है 30 डिग्री, यानी जो स्लाइड है वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल को क्या करती है, इंक्लाइंड करती है। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। समझिए ये एक स्लाइड है ना, और यहाँ पे हो गया हाइट, स्लाइड का ये जो ऊंचाई है उसके टॉप का जो हाइट है ग्राउंड से वो कितना हो गया 1.5 मीटर, और ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। पहले केस में कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो ये है ए, ये बी है और ये सी। लास्ट में बोला है क्वेश्चन कि दोनों केसेस, 2 केसेस हैं, एक बड़े बच्चों के लिए एक छोटे के लिए। तो वो लास्ट में ये क्वेश्चन में है कि दोनों बच्चों के लिए जो स्लाइड का लेंथ होगा वो कितना होगा। तो स्लाइड का लेंथ मतलब ये लेंथ बताना। स्लाइड तो ऐसे ना चढ़ेगा सीढ़ी से, फिर बैठेगा स्लिप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो लेंथ है, जो ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वही क्या है स्लाइड का लेंथ। 30 दिया है, ये दिया है, ये निकालना है, साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, निकल जाएगा। क्लियर। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1.5, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए सी यहाँ पे। क्लियर। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन में ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 टू जा कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो यानी फर्स्ट केस में जो लेंथ ऑफ ए स्लाइड आया है वो कितना आया है 3 मीटर आ गया। अब सेकंड को पढ़ते हैं। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन सी वांट्स टू हैव ए स्लाइड, बड़ों बच्चों के लिए वो स्लाइड लगाना चाहती है एट ए हाइट ऑफ ए 3 मीटर, जो ग्राउंड से कितना ऊंचाई पे हो 3 मीटर की ऊंचाई पे हो। तो ये था ग्राउंड और ये हो गया ग्राउंड से 3 मीटर की ऊंचाई पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 3 मीटर, और वो एंगल कितना बनाती है ग्राउंड से 60 डिग्री। वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए बी और ये सी, साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी हमको यही निकालना ना लेंथ ऑफ ए स्लाइड। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 और बेस है ए सी। तो यहाँ पे पी क्यू कर ले तो ज़्यादा हमको लगता है ना, पी बी पी क्यू कर लीजिए, पी क्यू और यहाँ पे आर, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर। और साइन 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 अपॉन पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर इक्वल टू 3 2 जा 6 और √3 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे √3 ऊपर नीचे √3 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6 √3 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट में 3, कितना आ जाएगा 2 रूट में 3। क्लियर है। चेक कर लीजिए, साइन 60 की वैल्यू इतना है 6 दिया है, सही है। तो कितना आ जाएगा 2 रूट में 3 जो है लेंथ आ जाएगा। तो पहले केस में जो स्लाइड का लेंथ है वो 3 मीटर है, दूसरे केस में कितना है 2√3 है। अभी 2√3 को जब सॉल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू कितना होता है 1.732, 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ज़्यादा ही आएगा। क्लियर। तो ये था आंसर आपका। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से एक पॉइंट है। चलिए फिगर देखते हैं पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है तो ये हो गया टावर, उसके टॉप से और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक कोई समझ लीजिए ये हो गया ग्राउंड, ये क्या हो गया ग्राउंड, और ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जो टावर का जो टॉप है उसका जो एलिवेशन बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन,
हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री, यानी ग्राउंड के किसी पॉइंट से और टावर के टॉप, और जो ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये जो लाइन है इसके साथ जो ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री है। तो बताइए हाइट ऑफ द टावर कितना होगा। और दिया है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट है वो टावर के फुट से कितना दूर है 30 मीटर। तो ये जो है हो जाएगा 30 मीटर। तो बताना है हाइट कितना होगा। सिंपल, ये पता है हाइट निकालना है, 10 को लगा दीजिए तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो चलिए नेमिंग कर लेते हैं ABC। तो BC अपॉन क्या हो जाएगा AB। और tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3। और BC कितना हो जाएगा, BC को निकालना ही है, और ये है AB। क्रॉस मल्टीप्लाई तो BC, ये AB कितना है जी 30। तो BC इक्वल टू 30/√3। रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30√3 और 3 का 3, √3 है तो ये आ जाएगा 3 और ये कटेगा तो ये आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 10√3, यानी जो हाइट है वो 10√3 मीटर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाइट जो है 10√3 मीटर। क्वेश्चन समझ लेंगे तो हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये और कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बताना है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज ए 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और टावर के फुट से जिस पॉइंट, जो पॉइंट है ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस 30 मीटर है। तो बताइए टावर की हाइट कितनी होगी। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज ए फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ ए 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो है वो ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रहा है 60 मीटर ऊपर। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं कि एक हो गया ग्राउंड लेवल, ये जो है हमारा क्या हो गया ग्राउंड, और एक जो काइट है समझिए इस पॉइंट पे वो उड़ रहा है, यहाँ पे है। तो ग्राउंड से वो कितने दूरी पे है, कितने ऊंचाई पे है 60 मीटर। तो ये हो गया 60 मीटर ऊपर है। क्लियर। द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज ए टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग होता है, जैसे काइट में है तो काइट अपने आप तोड़ नहीं रहा है, कोई रस्सी हम लोग होता है ना, जैसे बोलते हैं मांझा, ऐसा बोलते हैं, तो मांझे से बंधा हुआ है। जैसे ये काइट है यहाँ पे, तो ये मांझे से बंधा हुआ है। और ऐसा नहीं कि काइट हम लोग उड़ा यहाँ पे रहे, काइट हमारे ऊपर आ जाएगा, आता है कभी एकदम ऊपर नहीं आता है, कभी भी एकदम जस्ट ऊपर नहीं आता है, वो थोड़ा सा दूरी पे रहता है। तो ये जो यहाँ से स्ट्रिंग बंधा हुआ है, वो ये जो स्ट्रिंग है जो काइट से अटैच है, वो टेम्पोरली क्या होता है कुछ टाइम के लिए उसको ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बांध दिया जाता है। जैसे आप ही लोग देखिए पतंग उड़ाते रहते हैं, तो कोई बुला लेगा बेटा यहाँ पे आओ, तो आप लोग क्या करेंगे उसको किसी में बांध देंगे, हल्का सा बांध देंगे कि वो उड़ ना जाए। बांध के आप चले जाएंगे, वो पतंग उड़ता रहेगा अच्छे से। अगर आप लोग बांधे होंगे उसको तो अच्छे से वो एक ही पोजीशन पे उड़ता रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि उस जो काइट है वो स्ट्रिंग से अटैच है और उसको थोड़े टाइम के लिए टेम्पोरली क्या करते हैं ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से उसको बांध देते हैं। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। और दिया है द इंक्लिनेशन, यानी जो ये इंक्लाइन करता है, कितना एंगल बनाता है स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री। तो बताइए कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा। तो ये हमको लेंथ बताना है, ए बी सी, ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वही क्या होगा स्ट्रिंग का लेंथ, यानी मंझे का लेंथ होगा ना जी। और यहाँ पे ये बोला है लास्ट में देयर इज ए नो सेक बिटवीन द स्ट्रिंग। सेक मतलब आप लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो जो रस्सी होती है वो एकदम टाइट नहीं होता। आप लोग देखे होंगे ना कि जब ऐसे पतंग को आप रस्सी को ऐसे करके देखेंगे तो रस्सी एकदम स्ट्रेट नहीं होता, वो हल्का सा झुक के जाता है। रस्सी का भी वेट होता है तो वो हल्का सा झुक के जाता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। क्लियर। अब देखिए हमको ये बताना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन लगा देंगे।
तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है 60 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन में 2 इक्वल टू 60 अपॉन में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई तो AC इक्वल टू 62 जा 120 √3 डिवाइड में। फिर रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 120 √3 अपॉन में 3, ये कटेगा तो आ जाएगा 40 √3 मीटर। क्लियर? यानी जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना है 40 √3 मीटर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। क्लियर? आप लोग भी उब जाते हैं ना लॉन्ग वीडियो में, तो छोटे छोटे वीडियो में क्या करेंगे 2 वीडियो में सारे क्वेश्चन को करा दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को कराया जाएगा, समझा के कराया जाएगा। आप लोग देखिए 5 तक हो गया है, आप लोग आगे क्वेश्चन को ट्राई करिए, एग्जाम्पल को ट्राई करिए। जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब आप अपने से मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको हर एक प्रॉब्लम भी आएगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं कि बस कोई कर रहा है हम देख लेंगे, तो देखने से उतना अच्छे से नहीं क्लियर हो पाता। जब करेंगे, जब मल्टीप्लाई में कहीं आपको डिस्टर्बेंस होगा, कहीं डिवाइड में डिस्टर्बेंस होगा, कहीं समझने में होगा तब, और सिर्फ देखेंगे तो हर एक प्रॉब्लम कोई देखने से तो सबको लगता है हर एक प्रॉब्लम कर लिया जाएगा, लेकिन जब करने बैठेंगे तब वहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है उससे फेस करेंगे तब क्लियर होगा। समझ में आया? तो आप लोग मेहनत करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है आपका मार्क्स है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत आप लोग एफर्ट लगाएंगे, उतना अच्छे नंबर पाएंगे। देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग अपने से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। टीचर आएगा, पढ़ा के चला जाएगा, उस टाइम तो आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब बाद में आप अपने से मेहनत नहीं करोगे तो भूल जाओगे आप लोग। समझे? तो आप लोग के माइंड से वो निकल जाएगा क्या पढ़ाया गया था। जब आप 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में हमेशा बना रहेगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक, इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।